Question number 10. Vidit and Vishal are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3. The balance sheet of their firm as on 31st March 2016 was as under. So यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दे दिया है, फिर उसके नीचे जो है हमें क्या बोला है, दे एडमिटेड बंटी ऑन 1/4/2016 एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. ठीक है, एडजस्टमेंट पहले टिक कर लेंगे. उसके पहले मैंने आपको सिखाया है कि हम स्टार कर लेंगे उन चीजों पे जो पार्टनर्स ले लेंगे ओल्ड रेशियो में. ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या तो जो भी रिजर्व्स है या जो भी लॉस है या डिफर रेवेन्यू एक्सपेंसेस है उस पे हम स्टार कर लेंगे. ठीक है, लायबिलिटीज साइड देखेंगे पार्टनर क्या क्या ले सकते हैं, तो कैपिटल नहीं ले सकते. उसके बाद है कंटिंजेंसी रिजर्व्स. ठीक है, अगर उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो ये पार्टनर का होगा, तो आप उस पर एक स्टार कर देंगे, छोटा सा स्टार. ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ले लेंगे. उसके बाद है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. ठीक है, तो इस पे भी अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो ये ओल्ड पार्टनर ले लेंगे ओल्ड रेशियो में, तो उस पर आप स्टार कर देंगे. उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिजर्व. ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो ये पैसा पार्टनर्स ले लेंगे, तो आप उस पर भी स्टार करेंगे. ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि क्रेडिटर्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व जो है वो ओल्ड पार्टनर नहीं ले सकते. ठीक है, अभी हम एसेट साइड लास्ट में देखेंगे. डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस है यहाँ पे तो नहीं है, बैंक एंड इन्वेस्टमेंट है. लास्ट दो डिटेल हमने चेक की है, बैंक एंड इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है सब में, तो हमने स्टार नहीं किया. ठीक है, तो पहले स्टार कर लेंगे, उससे फायदा क्या होगा, तो ये जो हमने स्टार किए हैं वो हम ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे देंगे अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो. ठीक है, तो सम बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए. अभी क्या करना है, एडजस्टमेंट टिक करते जाएंगे. एडजस्टमेंट नंबर 1, विदित विल सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर. ठीक है, ये विदित ने सेक्रीफाइस किया है और विशाल ने सेक्रीफाइस किया है, वो दे दिया है, तो वो हम बाद में देखेंगे. ये गुडविल का है, कहीं पे भी टिक नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बंटी विल ब्रिंग 72,000 एज कैपिटल. अगेन कैपिटल एंड गुडविल का एडजस्टमेंट है, ये हम लास्ट में करते हैं, कोई भी टिक मार्क नहीं होगा. थर्ड एडजस्टमेंट भी गुडविल का है, उसको भी कुछ नहीं करेंगे हम. फोर्थ एडजस्टमेंट देखेंगे, विदित एंड विशाल विड्रॉ 50% ऑफ गुडविल रिसीव्ड बाय देम इन कैश. जो गुडविल का पैसा दोनों को मिला था उन्होंने कैश में 50% जो है विड्रॉ कर लिया है. अगेन ये गुडविल का है, इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे. ये सारी एंट्री वर्किंग नोट्स में हम लास्ट में करेंगे 1, 2, 3 एंड 4 के लिए. ठीक है, कहीं पे भी टिक नहीं होगा. उसके बाद है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. मशीनरी पे लिख लेंगे आप नंबर 5. नेक्स्ट रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स फ्रॉम डेप्टर्स. ठीक है, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 15%. डेप्टर्स पे लिख लेंगे नंबर 6. और जो बीडीआर है वो आपको लायबिलिटीज साइड दी है, तो आप उस पर भी लिख लेंगे नंबर 6. ठीक है, डेप्टर्स एसेट साइड है और बैड डेब्ट्स रिजर्व लायबिलिटीज साइड है, आप दोनों जगह पे नंबर 6 लिख लेंगे. नेक्स्ट नंबर 7, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹9,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो भी है वो हमें बुक में लाना है. इन्वेस्टमेंट पे लिख लेंगे नंबर 7 एंड इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो दिया है उस पे भी लिखेंगे 7. मैं रिपीट कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट पे 7 लिखेंगे तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व पे भी आपको नंबर 7 लिखना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे कोई भी एडजस्टमेंट होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उससे इन्वेस्टमेंट रिजर्व पे इफेक्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन एक्सेप्टेड एट 30,000. तो वर्कमैन कंपेंसेशन जिसपे हमने स्टार किया है उस पे आप नंबर 8 भी लिखेंगे स्टार के बाजू में. ठीक है, 8 नंबर. उसके बाद दिया है 10% ऑफ क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू बी पेड. ठीक है, क्रेडिटर्स पे लिख लेंगे नंबर 9. क्लियर यहाँ तक? एडजस्टमेंट हमारे टिक हो गए. हमने यहाँ पे जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था एंड रिजर्व्स थी एंड जो भी लॉस या डिफर रेवेन्यू एक्सपेंसेस थे उस पे स्टार कर लिया है एंड एडजस्टमेंट टिक कर लिए है. ये करने के बाद ही टेबल बनाएंगे. ठीक है, चलिए. यहाँ पे पूरे सम में कैपिटल अकाउंट ही दिया है, करंट अकाउंट नहीं दिया है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक वर्ड यूज किया है. एसेट साइड आप देखेंगे कैश नहीं है, बैंक लिखा है, तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे एंड लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट. ठीक है, तो क्विकली मैं टेबल बना लूंगी एंड शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. यहाँ पे पेज नंबर 1 पे मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है, उसके बाद पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, देन बैंक अकाउंट बना लिया है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप टेबल ड्रॉ कर लेंगे
अब पेज नंबर 2 पे जाएंगे। सो पेज नंबर 2 पे मैंने बैलेंस शीट बना लिया है एंड वर्किंग नोट्स के लिए यहाँ पे 2 पार्ट्स कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी हम सम को शुरू करेंगे। लायबिलिटीज साइड से सम को शुरू करना है हमें, ठीक है। सो लायबिलिटीज साइड सबसे पहले हमें कैपिटल दी है विदित एंड विशाल की, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट में लिखी जाती है। सो कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। सो कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएंगे, लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है। तो सबसे पहले विदित की हमें अमाउंट दी है 48,000, यहाँ पे लिख लेंगे। विशाल का दिया है हमें 60,000, यहाँ पे लिख लेंगे। बंटी का कुछ भी नहीं दिया है, डैश कर देंगे, ठीक है। सो कैपिटल को आप टिक कर लेंगे पेंसिल से, ये हमारा हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है कंटिजेंसी रिजर्व्स, ठीक है। उस पे हमने स्टार किया है, उस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। सो कंटिजेंसी रिजर्व्स जो है वो पार्टनर की होती है, पार्टनर को दे देंगे हम। सो पार्टनर को ये पैसा मिलेगा तो क्रेडिट साइड लिख लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। देखो, अगर आपको शॉर्टकट में करना है तो जितने भी अपने स्टार किए हैं उस पर अगर एडजस्टमेंट नहीं है और वो लायबिलिटीज साइड है तो लायबिलिटीज साइड की क्रेडिट बैलेंस होती है, ठीक है। अगर वो क्लोज होगी तो डेबिट हो जाएगी, तो क्रेडिट कौन होगा? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये सारा पैसा पार्टनर को मिलेगा तो क्रेडिट साइड लिख लेना है, ठीक है। सो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बाय कंटिजेंसी रिजर्व। सो उसकी अमाउंट जो दी है हमें 9,000 है। सो ये जो पैसा है ये ओल्ड पार्टनर को मिलता है और कौन से रेशियो में मिलेगा? ओल्ड रेशियो में। तो सम में फर्स्ट लाइन में हमें ओल्ड रेशियो दे दिया है 2:3। सो इसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। सो कैसे करेंगे? तो 2 + 3 क्या होगा? 5। सो 9,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू। सो आंसर इज 3600 एंड 3 इज इक्वल्स टू। सो आंसर इज 5400, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको सिखा दिया है डिस्ट्रीब्यूट करना, सो ये आपको आता ही होगा। सो आप टिक कर लेंगे। कंटिजेंसी रिजर्व जो है वो हमारा हो गया है। उसके बाद है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। उस पर हमने स्टार भी किया है और उस पर एडजस्टमेंट भी है। सो पहले एडजस्टमेंट रीड करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 8, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड एट ₹30,000। सो अभी आपको देखना है कि बैलेंस शीट में आपके पास कितने रुपीज है? 24,000 ही है। देखिए, आपको पे करना है 30,000, आपके पास 24,000 ही है, तो यहाँ पे पैसा ले ही नहीं सकते आप। हमने स्टार किया था, अगर कुछ पैसा बचता तो वो पार्टनर का होता। यहाँ पे कोई पैसा बचेगा नहीं, आपको 30,000 पे करना है। उसके सामने आपके पास सिर्फ 24,000 है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं वर्किंग नोट्स में आपको दिखी। सो वर्किंग नोट्स में हम आ गए हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एडजस्टमेंट नंबर 8, ठीक है। सो एडजस्टमेंट नंबर 8 जो है उसमें हमें एडजस्टमेंट में बोला है कि क्लेम एक्सेप्टेड हो गया है 30,000 का, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्लेम एक्सेप्टेड, शॉर्ट में ही लिखेंगे। ये हमारे लिए ही होता है वर्किंग नोट्स, हमें समझ में आना चाहिए। क्लेम एक्सेप्टेड, अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी लिख लेंगे, ठीक है। क्लेम एक्सेप्टेड ऑफ एडजस्टमेंट इज इक्वल्स टू 30,000, ठीक है। आपको पे करना है 30,000। उसके सामने आपके पास बैलेंस शीट में सिर्फ 24,000 है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में हमें कितना दिया है? 24,000 दिया है। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है, आपके पास कितने पैसे कम है यहाँ पे? तो 6,000 आपके पास कम है, ठीक है। अगर पैसे कुछ बच जाते आपके पास तो वो ओल्ड पार्टनर ले लेते, यहाँ पे तो बचेंगे नहीं, आपको और कम पड़ रहे 6,000, आपको 30,000 पे करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो ये पैसा आपके लिए लॉस है। ये लॉस आप कहाँ से देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में से देना है। अगर लॉस है तो डेबिट करेंगे, प्रॉफिट है तो क्रेडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको वो रूल नहीं समझ में आता है तो आप कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? तो क्लेम जो है वो 24,000 है आपके पास, ठीक है। आपको प्लस 6,000 करना है, ठीक है। 24 में प्लस 6,000 करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। तो रिजर्व में ऐड करना है, रिजर्व प्लस होगी तो क्रेडिट ही रहेगी, तो डेबिट कौन हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री जो है ये यहाँ पे मैं रेड पेन से दिखाऊंगी आपको ताकि आप अच्छे से देख पाए इसको। सो ये जो एडिशनल अमाउंट आपको चाहिए ये आप कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आप इसकी एंट्री करेंगे। और ये जो 30,000 अमाउंट है उसकी आप कहाँ पे एंट्री करेंगे?
तो आप ये बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड, ठीक है। ये 30,000 है, ये हमें पे करना है, हमने पे नहीं किया है तो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो 30,000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। 24,000 उसमें से दे दिए हमने, 6,000 कम पड़ रहे हैं, वो कहाँ से देंगे, रिवैल्यूएशन में से, ठीक है। हमारे पास 24,000 थे प्लस 6,000 करेंगे तो ये जो हमारा क्लेम है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वो क्रेडिट ही रहेगा, तो डेबिट कौन हो जाएगा, रिवैल्यूएशन, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। चलिए तो यहाँ पे दोनों एंट्री कर लेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना है, यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो उसके पहले हमें यहाँ पे लिखना है कैपिटल अकाउंट, ये जगह हमें हर बार यहाँ पे छोड़नी है। सबसे पहला हमारा पार्टनर है विदित, उसके बाद है विशाल, एंड जो न्यू पार्टनर आया है वो है हमारा यहाँ पे बंटी, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे बंटी। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। कितना पे करना है, 30,000 पे करना है, ठीक है। ये एक एंट्री हो गई। और जो 6,000 कम पड़ रहे हैं वो कहाँ से दे देंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाएंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिख लेंगे टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ठीक है। कैसे लिखना है, 30,000 माइनस 24,000। ये अगर आप वर्किंग नोट्स में नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली भी अमाउंट क्या आएगी, 6,000। क्लियर। चलिए सो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टिक कर लेंगे आप, ये हो गया है। और एडजस्टमेंट नंबर 8 भी हो गया है, टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद है इन्वेस्टमेंट रिजर्व। सो इन्वेस्टमेंट रिजर्व पे एडजस्टमेंट नंबर 7 है, तो पहले 7 नंबर रीड करेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सो अभी आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास 18,000 के है, ठीक है। अभी उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी हो गई है, 9,000 हो गई है। तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे। सो बैलेंस शीट में यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम फिक्स एसेट के लिए यहाँ पे थोड़ी लाइन छोड़ देंगे, अगर आप नहीं भी छोड़ेंगे तो भी चलता है, पर आई सजेस्ट के पहले फिक्स एसेट आए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड उसके बाद करंट एसेट, जो हमारा फॉर्मेट है वैसे ही हम इसको फॉलो करें, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे जगह मैंने छोड़ दी है। उसके बाद हम लिखेंगे इन्वेस्ट। सो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हमें दी है 18,000, इनर कॉलम में लिखेंगे। अभी उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 9,000 हो गई है, ठीक है। मतलब आउटर कॉलम में लिखेंगे 9,000। सो अभी यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे 9,000 डिक्रीज हो गया, ठीक है। हमारे पास 18,000 के इन्वेस्टमेंट थे, अभी उसकी वैल्यू 9,000 हो गई है, मतलब 9,000 डिक्रीज हुआ है। सो 9,000 डिक्रीज की एंट्री हम डायरेक्टली रिवैल्यूएशन में नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे रिजर्व भी तो है हमारे पास, ठीक है। तो अभी आप लायबिलिटी साइड देखेंगे, हमारे पास रिजर्व है 7,200 की। देखो हमें इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ 9,000, ठीक है। उसकी वैल्यू कम हो गई, लॉस हुआ 9,000। अभी उसके सामने हमारे पास रिजर्व ऑलरेडी है 7,200, तो एक्चुअली लॉस हमें 9,000 नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट्स में आपको दिखा सकती हूँ, ये डायरेक्टली भी हो सकता है, पर मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ ताकि अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 7, एडजस्टमेंट नंबर 7। सो इन्वेस्टमेंट में जो लॉस हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, वो कितना हुआ, 9,000, ठीक है। आपके पास पहले से रिजर्व है, कितनी है, तो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट रिजर्व। बैलेंस शीट में आपके पास पहले से अमाउंट है 7,200, ठीक है। ये पूरा दे देंगे तो अभी आपको एक्चुअल में कितना डिक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 1,800, ठीक है। सो ये जो 1,800 आपको और पैसे चाहिए, डिक्रीज हुआ है ये, ठीक है। सो अभी आप कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो 72,000 ऑलरेडी आपके पास रिजर्व थी, अभी आपको 1,800 और चाहिए, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का रूल अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज हुआ है कितना, 1,800, 9,000 था उसमें से 7,200 हमने दे दिया, तो 1,800 और डिक्रीज हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट कौन, रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ
यहाँ पे कोई पैसा बचता ही नहीं है। सो ये 7200 पार्टनर अब नहीं ले सकते क्योंकि ये पूरा लॉस हो गया। अगर इसमें से कुछ बचता तो वो पार्टनर ले लेता, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं बचा और ज्यादा पैसे चाहिए तो हम डेबिट साइड लिख लेंगे 1800, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टू इन्वेस्टमेंट रिजर्व। कितनी अमाउंट थी उसके लिए 1800, ठीक है। जो डिक्रीज हुआ वो सिर्फ आपको 1800 ही लिखना है। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो क्या करेंगे, 9000 जो टोटल डिक्रीज हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे 7200, ठीक है। तो और आपको चाहिए 1800, क्लियर। चलिए, सो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व हो गया है, एडजस्टमेंट नंबर 7 हो गया है, ये आप टिक कर लेंगे। उसके बाद दिया है क्रेडिटर्स, ठीक है। तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्रेडिटर्स, इनर कॉलम में लिखेंगे एडजस्टमेंट है नंबर 9, ठीक है। सो क्रेडिटर्स है 30,000। एडजस्टमेंट नंबर 9 है, उसमें लिखा है 10% ऑफ क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू बी पेड, ठीक है। 10% क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है तो माइनस कर देंगे डिक्रीज 10%, ठीक है। मतलब 3000 को पे नहीं करना है। सो आउटर कॉलम में कितने हो जाएंगे 27,000, ठीक है। क्रेडिटर की क्रेडिट बैलेंस होती है, ठीक है। प्लस होता तो क्रेडिट ही रहता, यहाँ पे माइनस हुआ है तो डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाके लिख लेंगे क्रेडिटर्स 3000, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गए हैं, क्रेडिट साइड लिखना है, लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। सो ये रूल्स आपको अच्छे से आ गए होंगे अभी तक, तो इसके लिए मैं बहुत डीपली अगेन एक्सप्लेन ये नहीं कर रही हूँ, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है, 3000। चलिए, उसके बाद है बैड डेब्ट्स रिजर्व। सो बैड डेब्ट्स रिजर्व जो है वो डेब्टर्स पे कैलकुलेट होती है। तो अगेन बैलेंस शीट में जाएंगे। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेब्टर्स। सो डेब्टर्स हमें बैलेंस शीट में दिए है 39,600, ठीक है। चलिए, अभी एडजस्टमेंट नंबर 6 रीड करेंगे। राइट ऑफ ₹3600 एज बैड डेब्ट्स फ्रॉम डेब्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले बैड डेब्ट्स माइनस करनी है एडजस्टमेंट की। सो बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट की है 3600, ठीक है। सो ये माइनस कर लेंगे। सो आंसर क्या आएगा 36,000, ठीक है। चलिए, अभी आगे क्या दिया है आपको, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 15%, ठीक है। बीडीआर जो है वो 15% हमें यहाँ पे रखना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस बीडीआर 15%, ठीक है। सो ये जो है हमारा 36,000, उसका 15% कैलकुलेट कर लेंगे। सो आंसर इज 5,400। ये माइनस कर लेंगे 36,000 में से। सो आंसर हमारा आ जाएगा 30,600 आउटर कॉलम में, ठीक है। चलिए, सो ये यहाँ तक तो इजी था, ये आपको सबको आता है। बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे एडजस्टमेंट की, फिर बैड डेब्ट्स रिजर्व माइनस। सो इसकी जो सेकंड एंट्री होगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी इलस्ट्रेशन नंबर 24 में जर्नल के साथ एक्सप्लेन की थी। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको जर्नल नहीं दिखाऊंगी, मैं डायरेक्टली आपको इसकी सेकेंड एंट्री आज सिखाने वाली हूँ, ठीक है। जर्नल के बिना हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे बैड डेब्ट्स 3600 है, उसके सामने बैलेंस शीट में हमारे पास रिजर्व जो है वो 1800 है। तो सबसे पहले 1800 जो है बैड डेब्ट्स में से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगी अमाउंट 1800 और बचेगी, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम डायरेक्टली कहाँ पे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। क्योंकि हमें लॉस हुआ है 3600, बैड डेब्ट्स जो है वो कितनी हुई है 3600, उसमें से हमारे पास सिर्फ 1800 ही है, 1800 और हमें चाहिए। तो ये लॉस है, तो डेबिट साइड लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आ गया है। यहाँ पे हम लिख लेंगे टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है इसे हमें, तो हमें बैड डेब्ट्स जो है वो एडजस्टमेंट की कितनी थी हमारे पास 3600, माइनस हमारे पास बैड डेब्ट्स रिजर्व है 1800, ये हमारे पास ऑलरेडी बीडीआर है। तो एक्चुअली लॉस जो है बैड डेब्ट्स का वो कितना हुआ, सिर्फ 1800, जो हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बीडीआर न्यू कैलकुलेट की, वो थी 5400, ठीक है। तो 5400 बीडीआर जो है, अभी तो हमारे पास बैलेंस शीट में बीडीआर 0 हो गई, क्योंकि 1800 थी वो पूरी की पूरी बैड डेब्ट्स में दे दी हमने। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमें बीडीआर चाहिए और 5400, ठीक है। तो रिजर्व को ऐड करना है, तो वो क्रेडिट ही रहेगा, तो डेबिट कौन हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगेन यहीं पे लगेंगे टू बीडीआर अकाउंट
15%, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 5400, इसकी एंट्री हम डायरेक्टली कर लेंगे। सो ये मैंने शॉर्टकट में आपको सिखा दिया, ये बहुत ही इजी था। अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इलस्ट्रेशन नंबर 24 देख लेना आप। ये सेम एडजस्टमेंट मैंने विथ आपको जर्नल सिखाया था, ठीक है, ये सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसकी एंट्री की है। सो अभी आप डेप्टर्स टिक कर लेंगे, बैड डेट्स रिजर्व टिक कर लेंगे एंड एडजस्टमेंट नंबर 6 टिक कर लेंगे। ये सारी चीजें हमारी हो गई है, ठीक है। सो कुछ डाइजेस्ट या कुछ टीचर इसे ऐसे नहीं सॉल्व कराते हैं। वो कैसे करते हैं, डायरेक्टली ये 3600 आउटर कॉलम में लिख लेते हैं और ये जो बीडीआर की अमाउंट होती है ना, उसमें से ये जो बीडीआर ऑलरेडी है वो माइनस करके लिख देते हैं, ठीक है। पर जर्नल जब हम लिखते हैं उसके कॉन्सेप्ट के वाइज हम देखते हैं तो वैसा करना ठीक नहीं होता है। जर्नल के हिसाब से यही राइट वे है, ठीक है। तो अगर कोई डाइजेस्ट में आपको कभी यहाँ पे अमाउंट अलग दी हुई होगी तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो गलत ही है, पर ये सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है बैड डेब्ट्स कैलकुलेट करने के लिए। तो आई सजेस्ट कि आप यही फॉलो करें। क्लियर। चलिए अभी हम एसेट साइड देख लेंगे। बिल्डिंग दिया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख लेंगे आउटसाइड। सो अब हम यहाँ पे एसेट साइड लिख लेंगे। बिल्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्डिंग फिक्स एसेट है, तो ऊपर लिख रहे हैं हम लोग 66,000 आउटर कॉलम में, ठीक है। उसके बाद है मशीनरी 30,000, उस पर एडजस्टमेंट है। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं मशीनरी इनर कॉलम में 30,000, उसके ऊपर है एडजस्टमेंट नंबर 5, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरीज टू बी मेड एट 10%, ठीक है। सो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है -10% डेप्रिसिएशन। सो हम यहाँ पे 3000 माइनस कर लेंगे, आउटर कॉलम में 27,000 आएगा, ठीक है। चलिए अभी क्या करना है, मशीनरी डिक्रीज हुआ है तो डेबिट की जगह पे क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाके लिख लेंगे 3000। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 मशीनरी अकाउंट 3000, ठीक है। डेप्रिसिएशन और मशीनरी भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलिए तो ये हो गया है। आप एडजस्टमेंट नंबर 5 टिक कर लेंगे, मशीनरी भी टिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दिया है हमें स्टॉक, तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख लेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टॉक। स्टॉक हमारी करंट एसेट है, इसके लिए मैंने नीचे लिखा है 18,000। चलिए आप टिक कर लेंगे। उसके बाद डेप्टर्स हो गया है। उसके बाद हमें दिया है बैंक। सो बैंक जो है वो हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड। सो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिख लेंगे। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, बैंक का बैलेंस हमें दिया है 8400, वो टिक कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हमारा हो गया है, तो वो पहले से ही टिक होगा। तो यहाँ पे हमें सारी जो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज एंड एसेट थी वो कंप्लीट कर दी है। अभी सिर्फ हमें यहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन करना बाकी है, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स में चले जाएंगे। सो यहाँ पे हम वर्किंग नोट्स में आ गए हैं। सो गुडविल का कैलकुलेशन हमें करनी है, उसके लिए यहाँ पे देखेंगे आप तो ओल्ड रेशियो हमें दे दिया है 2:3, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 1 में हमें बोला है विदित विल सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। तो जब मैंने आपको लास्ट हमारा वीडियो था इलस्ट्रेशन शायद 25th था, उसके अंदर या 24 के अंदर मैंने आपको बोला था कि अगर आपका वर्ड आता है कि ऑफ हिज शेयर तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है, और डिनोमिनेटर कब इक्वल करने होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी आगे, ऐसा मैंने बोला था। सिर्फ आपको ये समझना है कि कौन सा वर्ड दिया है तो या आप मल्टीप्लाई करेंगे या आप डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिनोमिनेटर इक्वल करना है या कब सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इजी वे में आज सारे रूल जो है यहीं पे लिख के दिखा दूंगी, क्योंकि हमारा जो इस साल पीछे के जितने भी सम थे इलस्ट्रेशन नंबर 26 to 30 वो सारे निकल गए हैं। तो जो भी रूल है वो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो अगर देखो ये जो है ये यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ वो आपको कहीं और अच्छे तरह से लिख लेना है, ठीक है। ये सारी चीज जो यहाँ पे मैं बॉक्स बना के लिख रही हूँ वो आप कहीं और अच्छी जगह पे लिख लेना। ये इस लेसन मतलब ये पर्टिकुलर सम के लिए ये नोट नहीं है, ठीक है, ये पूरे लेसन के लिए नोट है। सो अगर मैं आपको पहले दिखा देती है तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते कि कब क्या करना है, तो इसके लिए मैं ये पर्टिकुलर सम में आपको ये दिखा रही हूँ, ठीक है। चलिए तो पहली चीज यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ओल्ड रेशियो हमें दिया है, न्यू रेशियो नहीं दिया है, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो नहीं मिलेगा हमें, तो वो नहीं फाइंड करेंगे। अगर आपको कोई भी सम में वर्ड दिया है ऑफ
हिज शेयर, यहाँ पे हर भी हो सकता है, यहाँ पे मैं सिर्फ हिज लिख रही हूँ। वर्ड अगर ऑफ है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके एडजस्टमेंट में ऑफ लिखा है कि पार्टनर ए सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, हिज या हर, मतलब ऑफ दिखे अगर आपको, तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये सम आई थिंक मैंने इलस्ट्रेशन 24 या 25 में आपको सिखा दिया है, आप देख लेना। ऑफ हिज शेयर, ये मैंने ऑलरेडी नोट आपको एक्सप्लेन तब कर दी थी, ठीक है। आज हम जो नोट सीखने वाले हैं ये दूसरी है। अगर आपको दिखे कि ए या बी जो है उसने सेक्रीफाइस किया फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है, अगर आपको फ्रॉम वर्ड दिखे, फ्रॉम हिज और हर शेयर, ये वाला वर्ड आपको दिखे, तो सिर्फ आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है एंड दैट्स इट। डिनोमिनेटर आप इक्वल करेंगे, बस सिर्फ यही एक नोट है। ऑफ दिखे तो मल्टीप्लाई करना है, फ्रॉम दिखे तो डिनोमिनेटर इक्वल करना है। अभी हमारा जो ये सम है करंटली, उसके अंदर विदित विल सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। देखो मोस्टली जो सम आते हैं ना, तो दोनों में फ्रॉम लिखा है या दोनों में ऑफ लिखा है, हर बार ये जरूर नहीं होगा, कभी कभी एक में फ्रॉम लिखा होगा एक में ऑफ लिखा होगा, तो ये दोनों रूल भी अप्लाई होंगे, ठीक है। चलिए, सो विदित विल सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम लिखा है तो सिर्फ हमको डिनोमिनेटर इक्वल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि विदित जो है उसने सेक्रीफाइस किया है 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, क्लियर। एंड विशाल विल सेक्रीफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, विशाल ने सेक्रीफाइस किया है 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं विशाल ने सेक्रीफाइस किया है 1/8। यहाँ पे भी फ्रॉम है, ठीक है, दोनों जगह पे फ्रॉम है, तो सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे यहाँ पे, तो विदित इज टू विशाल इज इक्वल्स टू 1/4 इज टू 1/8, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हमें 8 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो 2/8 इज टू 1/8, ठीक है। 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, ये हो गया डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। तो यहाँ पे रेशियो मिल गया 2:1, दैट्स इट। तो ये हमें सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया। यहाँ पे न्यू रेशियो हमें नहीं दिया है, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर इक्वल करके फाइंड कर लेंगे। सो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू 2:1, सिर्फ डिनोमिनेटर इक्वल करना है और कुछ भी नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, सेक्रीफाइस रेशियो हमें मिल गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो एडजस्टमेंट नंबर 3 आप देखेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म इज 32,000, टोटल गुडविल जो है वो 32,000 है। तो उसमें से सिर्फ बंटी का शेयर हमें चाहिए, ठीक है। तो शेयर इन गुडविल ऑफ बंटी, बंटी का जो शेयर है वही चाहिए हमें, बाकी के लोगों की जरूरत नहीं है। तो 32,000 जो है उसमें से बंटी का शेयर कितना होगा यहाँ पे, तो अभी बंटी का भी नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे। तो ये दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया, ठीक है, ये दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया, ये किसको मिल जाएगा, बंटी को मिल जाएगा, ठीक है। सो बंटी का शेयर कहीं पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये आप सेक्रीफाइस रेशियो के बाद लिख लेना। बंटी का शेयर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, शेयर ऑफ बंटी, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गेन बाय बंटी इज इक्वल्स टू ये दोनों का टोटल, ठीक है, ये दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया उसका टोटल कर लेंगे। सो 2/8 प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 3/8। बंटी को कितना मिला, 3/8, तो उसका शेयर क्या हो गया, 3/8, क्लियर। ये दोनों का टोटल किया सिर्फ मैंने 3/8। चलिए अभी क्या करेंगे, सो 32,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 8। तो बंटी को गुडविल के कितने पैसे लाने हैं, यहाँ पे 12,000 लाना है, क्लियर। बंटी को 12,000 गुडविल के लिए पैसा लाना है। तो अभी हम देखेंगे बंटी ने कैश में लाया है कि नहीं लाया है। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया है हमें, बंटी विल ब्रिंग 72,000 एज कैपिटल। सो कैपिटल बंटी ने लाया है 72,000। तो अभी मैं उसकी जर्नल नहीं लिख रही हूँ, आपको आता है कि बंटी 72,000 लाएगा, तो कैश तो नहीं है यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू बंटीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जिसको लिखना है वो लिख लेंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे पोस्टिंग करूंगी 72,000। अगर आपको लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे गुडविल के लिए जगह नहीं बचेगी। कैपिटल जो है उसकी एंट्री क्या होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट
यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू बंटीज कैपिटल अकाउंट, टू बंटीज कैपिटल अकाउंट। ये आपको आना ही चाहिए। अभी तो बहुत सम हमने कैलकुलेट कर लिए, डायरेक्ट पोस्टिंग कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 72,000 ये आप इधर लिखना, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है, मैंने साइड में लिखा है इसको। अभी क्या करना है, तो उसके बाद आपको बोला है सेकंड एडजस्टमेंट में एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब जितना भी उसको गुडविल लाना है वो कैश में लेके आ गया है। चलिए, तो ये तो अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर उसने कैश में ला दिए हैं पैसे तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 12,000 उसने लाया है, सो ये जर्नल कंप्लीट हो गई। अभी ये जो पैसा है, ये गुडविल का पैसा आप किसको देंगे, विदित एंड विशाल को दे देंगे। कौन से रेशियो में देना है, सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विदित कैपिटल अकाउंट, टू कौन है दूसरा पार्टनर, विशाल, टू विशाल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो ये 12,000 है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 में, ठीक है। सो 12,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8,000 एंड 1 इज इक्वल्स टू 4,000। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सम यहीं पे खत्म हो जाता, पर उसने आगे फोर्थ एडजस्टमेंट में ये भी बोला है कि विदित एंड विशाल विड्रॉ 50% ऑफ गुडविल रिसीव्ड बाय देम इन कैश। तो ये जो पैसा मिला है ना, उसमें से उन्होंने आधा पैसा जो है वो विड्रॉ कर लिया है। तो क्या करेंगे, तो विड्रॉ कर लिया है तो ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट कौन होगा, कैश बैंक, ठीक है। कैश तो नहीं है, बैंक ही लिखेंगे। यहाँ पे मैंने कैश लिख दिया है, आप बैंक लिख देना इसको। यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट है, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। विदित कैपिटल अकाउंट डेबिट, विदित कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये सारा पैसा इन्होंने ले लिया, हाफ अमाउंट लिया है। तो 8,000 का हाफ करेंगे 4,000, 4,000 का हाफ करेंगे 2,000। ये दोनों का टोटल कितनी कैश गई है यहाँ पे 6,000। दैट्स इट। सो सारी जर्नल कंप्लीट हो गई है, सिर्फ हमें इसकी पोस्टिंग करनी है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले विदित ने कैपिटल लाया है 72,000, सो बैंक अकाउंट में डेबिट एंड बंटीज कैपिटल, सॉरी बंटी ने लाया है, न्यू पार्टनर बंटी है, ठीक है। सो बैंक में डेबिट साइड लिख लेंगे और बंटी की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख लेंगे 72,000। सो जितनी भी एंट्री अभी हम करेंगे गुडविल के लिए वो मैं आपको रेड पेन से दिखाऊंगी ताकि आप समझ पाए अच्छे से। सो कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड जाना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू बंटीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बंटी ने पैसा लाया है 72,000, ठीक है। और कैपिटल में क्रेडिट साइड लिख लेंगे बाय बैंक अकाउंट, उसने बैंक में पैसा दिया है 72,000। सो ये डायरेक्टली एंट्री आपको सीख लेनी है। अगर कोई भी पार्टनर कैपिटल आएगा तो कैश बैंक में डेबिट एंड कैपिटल में क्रेडिट ही होता है। ये नॉर्मल जर्नल है, ठीक है। चलिए, अभी जो मैंने वर्किंग नोट्स लिखी थी वो उसका आप वीडियो रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, मैं डायरेक्टली पोस्टिंग कर रही हूँ, उसमें से देख के आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। मैं बोलती भी जाऊंगी। सो दूसरी एंट्री हमारी है कि न्यू पार्टनर जो है बंटी, उसने प्रीमियम फॉर गुडविल का 12,000 रुपीज लेके आया है, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या लिखी थी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड जाना है और यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो वो पार्टनर कितना पैसा लेके आया है 12,000, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12,000। सो ये जर्नल कंप्लीट हो गई है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम नहीं बनाते, वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही एंट्री होगी बैंक अकाउंट में डेबिट साइड। उसके बाद ये जो पैसा है, देखो ये डायरेक्टली भी जर्नल लिखे बिना भी आप कर सकते हैं, ये पैसा डायरेक्टली पार्टनर को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखना है, कौन से रेशियो में, तो हमने फाइंड किया था 2:1 सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑपोजिट साइड हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको आ जाएगा। 12,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सो यहीं पे लिख लेंगे, इसको 8,000 मिलेगा, इसको 4,000 मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। और ये पैसा इनको मिला ना, ये पैसा वो लोग
हाफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। अगर मिलेगा तो क्रेडिट साइड, अगर लेके जाएंगे तो विड्रॉ करेंगे तो ड्राइंग जैसा ही होता है तो डेबिट साइड लिखना है। बहुत इजी है, वर्किंग नोट्स के बिना मतलब जर्नल लिखे बिना भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर आपका अभी स्टार्टिंग के समय है। एक बार जब आप कैलकुलेट करते हो तो वर्किंग नोट्स के साथ ही किया कीजिए, फिर प्रैक्टिस करते करते ये आ जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट साइड लिख लेंगे 2, ठीक है। ये पैसा दोनों विड्रॉ करके जाएंगे, ठीक है। तो ये पैसा बैंक में से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इसकी हाफ अमाउंट यहीं पे कर देंगे, इसका 4000 और इसका 2000 हाफ कर दिया, ठीक है। ये बैंक में से पैसा लेके जाएंगे तो बैंक में से अमाउंट कट होगी, तो ये ऑपोजिट साइड क्रेडिट साइड लिख लेना है। सो 2 पहले कौन लेके गया, विदित, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 विदित कैपिटल अकाउंट। विदित कितना पैसा लेके गया 4000 एंड देन 2 विशाल्स कैपिटल अकाउंट। विशाल कितना लेके गया 2000। क्लियर। तो ये सारी जो है वो हमने जर्नल की पोस्टिंग कर ली है, सम हमारा खत्म हो गया है। अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। सो यहाँ पे अमाउंट डेबिट साइड ज्यादा है, सो क्विकली मैं डेबिट साइड का टोटल कर लूंगी। 6000, 1800, 1800, 5400, 3000। आंसर इज 18000। सो 18000 माइनस 3000 करेंगे, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15000। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, ये डेबिट साइड जाएगा तो ये लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लॉस इन ब्रैकेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन से रेशियो में जाएगा, तो ये ओल्ड रेशियो में जाएगा। ओल्ड रेशियो 2:3 है हमारा, ठीक है। चलिए, तो 2 पार्टनर लेंगे, विदित एंड विशाल। सो विदित एंड विशाल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 15000 डिवाइड बाई 2 + 3 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6000 एंड 3 इज इक्वल्स टू 9000। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अभी इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपोजिट साइड लेके आएंगे। बाय कहाँ से लेके आए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ब्रैकेट में आपको लिखना है तो लिख देना लॉस है ये 6000, 9000 एंड डैश। ये कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा होता है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे विदित का। सो क्रेडिट साइड मुझे टोटल मिल गया है यहाँ पे 59,600, 59,600 माइनस करेंगे 6000 एंड 4000। सो आंसर इज 49,600। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 49,600। सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, मैंने बाय लिख लिया। 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, और क्रेडिट डाउन जो भी लिखेंगे आप। 60,000 प्लस 54,000 प्लस 4,000। सो आंसर इज 69,400। अभी ये मैंने अमाउंट इसमें डाल दिया था जल्दी में। सो 69,400 ये विशाल का टोटल है। यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 69,400 माइनस 9,000 एंड 2,000। सो माइनस कर लेंगे, सो अमाउंट क्या मिलेगा यहाँ पे 58,400, ठीक है। चलिए, और बंटी जो है उसकी कैपिटल 72,000 है, वो क्लोजिंग में भी वही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। चलिए, तो ये जो हमें बैलेंस मिली है वो हम बैलेंस शीट में लिख लेंगे, वो बाद में लिख लेंगे। पहले यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट भी क्लोज कर लेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड हमें यहाँ पे बैलेंस मिल जाएगी, ठीक है। सो 72,000 प्लस 12,000 प्लस 8,400 मतलब 92,400। उसमें से 4,000 एंड 2,000 माइनस कर लेंगे, सो आंसर क्या आएगा 86,400। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय, ये मैंने क्या गलती की है, यहाँ पे बाय आएगा, ठीक है। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। सो ये बैलेंस जो है वो हम कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिख लेंगे, एसेट साइड, ठीक है। कैश बैंक की बैलेंस शीट में लिखेंगे, और ये जो 3 हमें बैलेंस मिली है वो हम कैपिटल अकाउंट में, मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट का जो हेडिंग लिखा है वहां पे लिख लेंगे। चलिए, सो यहाँ पे विदित का जो बैलेंस आया था वो आया था 49,600, फिर विशाल का 58,400 एंड बंटी का 72,000। सो इसका टोटल कर लेंगे, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट की बैलेंस आई थी हमारी 86,400, ठीक है। चलिए, सो सबमिशन कर लेंगे इसका 49,600 प्लस 58,400 प्लस 72,000। सो आंसर हमें मिला है 1,80,000। सो आउटर कॉलम में लिख लेंगे 1,80,000। अब इसका सबमिशन कर लेंगे, लायबिलिटीज साइड 30,000 एंड 27,000।
सो आंसर इज 2,37,000। ठीक है, तो यही आंसर आपका कहाँ पे आना चाहिए, तो एसेट साइड भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले लिख रहे हैं 2,37,000। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पे मैं लिख तो रही हूँ 2,37,000, देख लेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 66,000, 27,000 प्लस 9,000 प्लस 30,600 प्लस 18,000 प्लस 86,400। सो आंसर इज 2,37,000। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमारा आंसर इक्वल आ गया है। तो यहाँ पे आपका सम खत्म होता है 1 मार्क्स के लिए। ये बहुत ही इजी सम है, 1-2 बार आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। और ये जो रूल है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है। अगर ऑफ हिज शेयर है तो मल्टीप्लाई करना है, और फ्रॉम हिज शेयर है तो आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है। ठीक है, ये सम डिनोमिनेटर इक्वल करने वाला था, और ऑफ हिज शेयर वाला सम मैंने आपको सिखा दिया है, वो भी आप देख लेना इलस्ट्रेशन में, तो आपको डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक